कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट, जिसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो भी एग्ज़ाम दें जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसको ईजिली कर सके या आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। इसी के साथ साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके जितने भी वीडियोज़ है उसका PDF अगर आपको पाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कामरान एकेडमी क्लास से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले जो है वो कौन है और किसने कहाँ पे किया था। तो ये जानिए, जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर से उनको किंडरगार्टन में भेजा जाता है और किंडरगार्टन स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अलग अलग जगहों पे लोग किंडरगार्टन में भेजते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है आपको फ्रोबेल। फ्रोबेल का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है और उसी के साथ साथ मारिया मोंटेसरी का भी रोल ज़्यादा अहम था, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर है तो वो फ्रोबेल का है। और फिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोगों का योगदान है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। NCERT को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, 1961 में NCERT को इस्टेब्लिश किया गया। एसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज। जो एसे टाइप टेस्ट होता है उसको हम बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए देयर आंसर्स आर डिफरेंट, ये भी हो सकता है। देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट, ये भी हो सकता है। देयर चेकिंग इज़ अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मोड। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे वो ये होता है कि एक टीचर जो होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, उसका माइंड चेंज होते रहता है और किसी के कॉपी को किसी एंगल से चेक करता है, किसी के कॉपी को किसी एंगल से चेक करता है। इस वजह से ऐसे टाइप टेस्ट को रिलायबल नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल। एक गार्जियन है जो कभी भी आपको देखने नहीं आता है या स्टूडेंट को देखने वो स्कूल में नहीं आता है, तो उस सूरत में एज ए टीचर आपका रोल क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आप बच्चों को सज़ा नहीं देंगे, गार्जियन को नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रन को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते एज अ टीचर। अगर ऐसी सूरत आती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो ये होगा, गो टू मीट हिम योरसेल्फ। अपने आप से जाइए, वहाँ के पेरेंट्स से मिलिए, बच्चों के पेरेंट्स से मिलिए और उनसे पर्पस जानिए, रीज़न जानिए, कारण जानिए कि वो क्यों स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू मेंटेन इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स इन क्लास, अ टीचर शुड। क्लास में बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका बेहतरीन जो उदाहरण होता है वह है, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए और उसी में उनको उलझाए रहिए। द पर्पज़ ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 में, जिसके मेन अध्यक्ष जो थे कस्तूरी रंजन साहब के अंदर में किया गया था, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को भी सेटअप कर दिया गया है और उसके भी हेड कस्तूरी रंजन साहब को बनाया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्या पर्पज़ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाने का? तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, तमाम एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इट इज़ नेसेसरी कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए क्या करना सबसे ज़्यादा इसमें से ज़रूरी क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होगा वो हो जाएगा आपको टू एवेलुएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली। तो आप बच्चों को लगातार एवेलुएट करिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है। टू रिवाइज करिकुलम, ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि करिकुलम को बनाना, क्या कर लाएंगे, सिलेबस में क्या रखें क्या नहीं रखें, किन चीज़ों को हटाएं, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे ये एकदम सही नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लाने में, बनाने में, और उसके बाद से सबसे जो परफेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नहीं है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर? एज ए टीचर सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो टीचर का होता है वो क्या होगा?
तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है टीचर का वो ये है कि जो भी स्टूडेंट के अंदर परेशानियाँ आए उन परेशानियों को आप दूर करिए, और उन परेशानियों को अगर आप दूर करेंगे तो आप सबसे बेहतर टीचर है। और वो यहाँ पे अगर परेशानियाँ आ रही है तो ज़्यादा जो बैरियर आ रहे हैं पढ़ने में, उस तरह की परेशानियों का हम यहाँ पे काउंट करेंगे। वाई स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, बच्चों को स्कूल में गेम क्यों खिलाना चाहिए, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, क्या रीज़न होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, कि ये कोऑपरेशन और फिजिकल बैलेंस को क्या करता है, डेवलप करता है। आपको सोसाइटी में रहना है और आपको पता चलना चाहिए कि एक दूसरे के साथ रहकर हम कैसे कोऑपरेट करें, कैसे फिजिकल बैलेंस को मेंटेन रखें। इस वजह से गेम्स को स्पोर्ट्स स्कूल में खिलाया जाता है। फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ, फैमिली जो है किस तरीके के एजुकेशन वहाँ से हासिल किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह को देख रहे हैं तो इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीनों तरह के एजुकेशन सिस्टम से आपको अवेयर होना ज़रूरी है। देयर इज़ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू, गांव के लोगों के दरमियान में टेंशन है और वहाँ पे एज अ टीचर आप नियुक्ति की गई है आपको, तो एज अ टीचर आप वहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात किया जाए कि वहाँ के जो माहौल कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है या वहाँ पे, तो उस सूरत में आपको क्या करना है, उन लोगों को पैसिफाई करना है, शांत करना है और इस तरीके से करना है कि जो झगड़े वगैरह है, टेंशन है, वो ख़त्म हो जाए। अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स बाई, कि एक टीचर जो होगा बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करेगा किस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम बात किया है कि बिहेविंग आइडियली, उनको बेहतर तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो उनके ज़रिए से सोशल वैल्यूज़ उनके अंदर भी डेवलप हो जाएगा। व्हाट विल यू डू इन लेज़र टाइम इन स्कूल, यू विल, अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो उस सूरत में आप स्कूल में क्या करेंगे। तो उस सूरत में अगर आप बात किया जाए कि चेक होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, के जो स्टूडेंट का होमवर्क है उसको आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको घर पे भी चेक करना होगा तो वो काम आप यहीं पे कर लीजिए और वो टाइम आपका बच जाएगा। अ टीचर आस्क द क्वेश्चंस इन द क्लास टू, एक टीचर जो होता है बच्चों से क्वेश्चन पूछता है क्लास में, इसके रीज़न पीछे का मकसद क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि बेसिकली जो क्वेश्चन करने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि बच्चों के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके और बच्चे उसके तरफ ध्यान देना शुरू करें। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, आप टीचिंग प्रोफेशन को लाइक करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये सिंपल हो सकता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन इट, आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इस वजह से आप टीचिंग प्रोफेशन को लाइक करते हैं। हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, कैसे एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपने लाइफ में कामयाबी उसको मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात किया है कि उसको इंटेंसिव स्टडी करना चाहिए, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस करके वो इंटेंसिव स्टडी करे, फिर वो आने वाले दिनों में एक बेहतर स्टूडेंट बन सकता है और कामयाब हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। इन कंटेक्स्ट ऑफ द हैबिट ऑफ अब्सेंटीज़म ऑफ स्टूडेंट, अगर बच्चों के अंदर अब्सेंट होने का हैबिट आ जाता है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, क्या करना ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात किया है कि इसका जो बेहतरीन ये होगा कि द टीचर शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि अब इस सूरत में क्या होगा कि टीचर को इसे एक सीरियस प्रॉब्लम समझना चाहिए और उसको बेसिकली सॉल्व करने के पीछे का रीज़न जानना चाहिए, या उस तरीके का हम काम करें कि बच्चे जो है वो अब्सेंट ना हो, क्योंकि अगर बच्चे अब्सेंट होंगे तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेंगे। और जब आप टीचर हैं तो आपका तो मेन पर्पज़ ही होता है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे। तो टीचर इसको एज अ सीरियस प्रॉब्लम ले और उसी तरीके से उसको डील करने की कोशिश करे। टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी स्टोर्ड विथ, कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी किनके कांधों पे होती है, किनको दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं कि वो प्रिंसिपल का होता है, और फिर प्रिंसिपल जो है और टीचर को नियुक्त कर देता है ताकि वो उन पर असिस्ट कर सके। When the students try to solve the question in some different way as taught by the teacher from prescribed books, then the student should be, अगर कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट वे में, तो उस सूरत में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। दिस स्टूडेंट शुड बी, तो उनको अगर आप बात करते हैं कि ऐसा अगर हो रहा है तो उस सूरत में काफ़ी बेहतर है कि बच्चे अलग तरीके से कुछ सोच रहे हैं, तो उस सूरत में आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप बच्चों को इनकरेज करिए, इनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और अलग बुक है उससे वो क्या करें, कंसल्ट करें। और जब ये कंसल्ट करेंगे तो उससे उनका जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। द एक्सपीरियंस टीचर डोंट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज एक एक्सपीरियंस टीचर होता है वो डिटेल लेसन प्लान बनाना नहीं चाहता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कि दे कैन इक्विप देमसेल्फ विथ ब्रीफ आउटलाइन एज द गेन और स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू एक्सपीरियंस। कि वो क्या है ना, एक ब्रीफ आउटलाइन दे देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन है, इस वजह से उनको डिटेल लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर्स कैन बी टैकल्ड इन अ वे थ्रू। कि अगर बच्चे शुरुआती दिनों में स्कूल को छोड़ दे रहे हैं तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा कि आप बच्चों को इनकरेज करिए, स्टूडेंट को इनकरेज करिए कि आप स्कूल को मत छोड़िए, स्कूल के पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तमाम चीज़ों को दिखाइए, तब उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं वो बच्चों के अंदर कमी आ जाएगी और ड्रॉप आउट वगैरह वो नहीं होंगे। द आइडियल टीचर इज़, आइडियल टीचर किसको माना जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आइडियल टीचर वो होता है जो एज अ फ्रेंड भी रोल अदा करता है, एज अ फिलोसफर भी होता है और एज अ गाइड भी आपको करता है। अगर इस तरीके का कोई आपको टीचर मिलता है तो आपके लिए आइडियल टीचर होगा। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य, मेन क्या होना चाहिए, मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, कि आप बच्चों को उनके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करिए। एग्जामिनेशन पर्पस से सिर्फ उनको प्रिपेयर नहीं करना है, बल्कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से उस एजुकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बना सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये अगर हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कि द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज़, सबसे बेहतरीन तरीका स्टूडेंट को होमवर्क चेक करने का क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वह है टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे, कि टीचर जो है रेगुलर वे में बच्चों का होमवर्क चेक करे और उससे बच्चों का परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। अ टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो डैट, कि एक टेस्टिंग प्रोग्राम स्कूल में आयोजन किया जा रहा है और उसको स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्यों, इसका पीछे का रीज़न क्या होता है, तो इसका जो ये होगा कि मेन जो पर्पस इसका होता है वो ये होता है कि द रेमेडियल डी हो जाएगा, द रेमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट्स, कि जो रिज़ल्ट मिला है, जो फीडबैक बच्चों की तरफ से मिला है, उसके बेसिस पे वो एक रेमेडियल प्रोग्राम होगा जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज का जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रेन रिमेंड आउट ऑफ स्कूल शुड बी, कि एसेंशियल एलिमेंट जो सिलेबस का होता है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस जब आप बनाते हैं तो उसमें हमें वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज़ को भी देखना है, ताकि आप किस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ने के बाद से, देखने के बाद से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये भी हमें माइंड में लेकर चलना होता है। तो ये है सेकेंड पार्ट जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का फॉर्म में है, और इस तरीके से जितने भी सीरीज़ हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। और आपका जो भी कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।